अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्लेफील्ड के साथ मैं हूं अरसलान कोकर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ ईद के फौरी बाद 30 मई को होने जा रहा है। ईद की खुशियां होंगी, उसके बाद अगर पाकिस्तान जीतती है तो खुशियां दोबाला हो जाएंगी। नहीं, अगर खुदा न खास्ता कोई रिजल्ट हमारे हक़ में आते, चूँकि दोनों टीमों ने खेलना होता है, कुछ किसी एक ने जीतना होता है। जो मेहनत करेगी, जो उस डे पर अच्छा परफॉर्म करेगी, जो अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाएगी, वो टीम जीतेगी। क्रिकेट ऐसी ही गेम है। बाय चांस अगर कहते हैं क्रिकेट को, तो वो सिर्फ फिर बैट्समैन और बॉलर के लिए होती है। कोई एक अच्छी बॉल पड़ी, बैट्समैन उसको रीड नहीं कर पाया, मिस हो गई तो वो आउट हो गया। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें ओवरऑल टीम की, तो वो बाय चांस नहीं होती। परफॉर्मेंस आपको देनी होती है, क्योंकि 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। कम से कम 7 के करीब वो लोग होते हैं जो प्रॉपर बैटिंग कर लेते हैं, या 6 तो होते ही हैं जो बैट्समैन होते हैं। 6 बैट्समैन में से अगर वनडे में 3 चल जाएं तो स्कोर हो जाता है पार, और वो 280 प्लस हो जाता है। और 280 प्लस तो खैर आजकल T20 में बड़ा मुश्किल हो गया लोगों के लिए रोकना। तो लेकिन वनडे में हमारी टीम अभी तक यही सोचती है कि 280 प्लस कर लें, और फिर शायद इनको लगता है कि हमारी बॉलिंग उसी गोल्डन एरा की बॉलिंग है जब वक़ार वसीम, शोएब अख्तर खेला करते थे, उमर गुल खेलते थे, मोहम्मद आसिफ खेलते थे, मोहम्मद आमिर खेलते थे। इन्हें लगता है शायद वही बॉलिंग हमारे पास मौजूद है और हम उसी के बलबूते पर जीत लेंगे। हमने नाम तो दे दिए प्रीमियर बॉलर्स, और बड़े ज़बरदस्त टाइटल्स के साथ उन्हें प्रीमियर बॉलर कहलाते हैं वो। लेकिन टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, 2023 और 2022 का मैं आखिर कहूँ, बल्कि 23 भी क्यों कहूँ, 2022 अगस्त के बाद से मुझे नहीं याद कि हमने कोई ऐसी सीरीज़ जीती हों, ऐसे मैचेस जीते हों। एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, वनडे का वर्ल्ड कप हो, या फिर आपकी होम सीरीज़ हो, बायलैटरल सीरीज़ हो, अवे सीरीज़ हो, हमने ऐसा कुछ नहीं जीता। हत्ता कि ये हाल हो गया कि बांग्लादेश से भी ऐसा कुछ नहीं जीता कि दिल खोलकर खुश होकर हम ये कहें कि ये हमने चलो जीता था। कोई बात नहीं, हार जीत होती है, लेकिन हमारे यहाँ हार 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 ही हो रही है और जीत दूसरे के नसीब में आ रही है। तो थोड़ा सा पाकिस्तानी कौम भी, और जो एक्सपेक्टेटर्स हैं, जो हम जैसे क्रिकेट कमेंटेटर्स और जो एनालिस्ट हैं, वो सारे लोग परेशान हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल क्यों हुआ है। ख़तरा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट उस हाल या उस नहज को ना पहुंच जाए जो हॉकी का कर दिया है हमने, या जो 78 सालों में पाकिस्तान की फ़ुटबॉल का पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन ने कर रखा है। एक बार हम वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं फ़ुटबॉल का 78 सालों में, सोचिए। और इसी तरह 2012-13 के बाद से हमारे पास ओलंपिक्स में जाने के भी चांसेस नहीं है, तो हम वो भी नहीं खेल पाए हॉकी में लेकर। कोई बड़ा टूर्नामेंट हॉकी का भी नहीं जीता। हालिया टीम ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन जीत कर वो भी ना आ पाए। तो बहरहाल अब देखते हैं कि हॉकी क्या करती है, और क्रिकेट उसके नहज पे अल्लाह ना करे वैसे पहुँचे। एक खेल रह गया जिसके साथ हम सब जुड़े। तो चले जी, सिलेक्शन को लेके बात करेंगे, टीम को लेके बात करेंगे, डोमेस्टिक को लेके बात करेंगे, परफॉर्मेंसेस को लेके बात करेंगे। और माइक हैसन ने जो रिजवान के हवाले से बहुत डिटेल बात की है, वेस्ट इंडीज़ टूर को लेकर ख़ास तौर पे की है। फिर उन्होंने कहा वही सब कुछ हुआ है रिजवान के साथ जो बाकी खिलाड़ियों के साथ होता है। हमने कप्तानी से इसलिए हटाया कि हमें पता लग गया था कि रिजवान जो है वो शायद कप्तानी का अहल नहीं है, और वो ज़्यादा लंबी और ज़्यादा देर कप्तानी नहीं कर सकता। तो हमें उसी वक्त पता लग गया था। अच्छा, बड़ी बात है, इन्हें उस एक ही सीरीज़ 2 सीरीज़ में ये पता लग गया था कि रिजवान कप्तानी नहीं कर सकता, जबकि वो सीरीज़ जिसके अंदर सुफियान मुकीम भी खेला था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देकर आए थे, उसका कैप्टन रिजवान था। शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड में कप्तानी ऑस्ट्रेलिया के बाद की, तो हमें पता चल गया एक ही सीरीज़ में कि शाहीन भी कप्तान नहीं है। और जब बाबर आजम कि वो टीम जो कहती थी बाबर आजम के बगैर सोचना भी गुनाह है, कप्तान कोई और हो नहीं सकता, वो एशिया कप के ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आईं, तो फिर उसके बाद वो टीम खड़ी ना हो पाई, तो हमें लगा बाबर भी कप्तान नहीं है। शान मसूद को पूरा टेस्ट सर्किल दे दिया, हमें लगा जी अब शान भी कप्तान नहीं है। ये मैं सारी रुदाद इसलिए आप तक पेश कर रहा हूँ कि ज़रा आप सबको रिमाइंड हो जाएगा कि क्या कुछ हमारी इस क्रिकेट में हुआ। उरूज नवाज़ खान ने हमें ज्वाइन किया है। उरूज बड़ी शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, ख़ुद भी क्रिकेट प्रेजेंटर हैं, साथ ही साथ साबिर हुसैन साहब हमारे रेगुलर हिस्सा हैं, हमारे स्टैट गुरु भी हैं और बड़े शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब बड़े ही एक्सीलेंट शानदार फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, और उससे ज़्यादा अच्छे क्रिकेट क्रिटिक हैं, और ख़ुद अपना शो भी बड़ा प्यारा करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आज तीनों हजरात का। अहमद भाई, आपसे और साबिर से स्टार्ट इसलिए कि ज़रा डिटेल शुरू की, फिर उरूज के हम ज़रा और इस पे मसालेदार कमेंट्स भी सुनेंगे।
तो अहमद भाई, ये जो मैंने सारी आज रुदात सुनाई है, ये इसलिए कि ज़रा रिमाइंड हो जाए ईद से पहले कि क्या हमने खोया और पाया तो है ही नहीं, तो खोया। बिल्कुल, आपने आखिरी लाइन कह के सारी बात ही मुकम्मल कर दी कि खोया बहुत कुछ और पाया बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की ओवरऑल पाया बस अब ईद पे आपको वो गाय का ही मिलेगा। जी वो मिलेगा जरूर। मैं आप रखिएगा, मैं अदरवाइज आपके नेक्स्ट शो में मुश्किल हो जाएगा आना। जरूर जरूर। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट के जो हम इशू डिस्कस कर रहे हैं और बहुत अरसे से कर रहे हैं, देखिए आपको बेटर सेंस प्रिवेल जब हम कहते हैं ना कि कहीं थॉट प्रोसेस नजर आए, वो नजर ही नहीं आता आपको तीनों फॉर्मेट की। जब हम बात कर लें, T20 की बात कर लें, वनडे की बात कर लें, टेस्ट मैच में, और तीनों में आप स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। माइकल क्लार्क की स्टेटमेंट आपने नजरों से गुजरी होगी कि पाकिस्तान को वो रेट ही नहीं करते। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान को एक जगह वो समझते हैं कि ये फ्लूक होगा तो ये लोग जीत जाएंगे, अदरवाइज ये टीमों कंसिस्टेंसी नहीं है और जेल नहीं हो पाती, एज ए टीम नहीं खेल पाती। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है कि हमारी टीम की सिलेक्शन क्या है। हम T20 को हमेशा हर बार हम प्रोग्राम में कहते आ रहे हैं कि दुनिया क्रिकेट में T20 क्रिकेट जो है वो उसके डाउनफॉल का एक मेजर रीजन है। बाकी टीमों ने उसका हल निकाल दिया, लेकिन हम आज तक नहीं निकाल सके। कि कहा जा रहा है कि बार कहा जा रहा है कि T20 को टोटली सेपरेट कर दें, लेकिन हम क्या करते हैं कि T20 में जिसने परफॉर्म किया उसे कह रहे हैं कि 4 ओवर तुमने बैटिंग की, अब तुम आके टेस्ट मैच खेल कर दिखा दो। भाई कैसे पॉसिबल है? उसका टेम्परामेंट, उसका पेशेंस, उसके स्किल्स वो है ही नहीं कि वो टेस्ट मैच में खेले। इसी तरह वनडे की बात करें, मुसलसल आप बात कर रहे हैं, बात में आपकी बिल्कुल अग्री कर। तो हमारा जो ब्रेन है या जो पीछे थिंकर्स बैठे हैं, जो मैनेजर्स हैं, क्या उनको ये बात नहीं समझ आती? 92 वाली क्रिकेट खेली हुई है सारों ने, अब तक नहीं समझ आई उन्हें ये बात। यही तो अफसोस है। जेसन गिलेस्पी ने कह दिया आकिब जावेद के हवाले से, सुना होगा, गुजरा होगा आप लोगों की नजर से, कि पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त आकिब जावेद सबसे ज्यादा तबाह करे। उन्होंने कहा वो हैसियत कोच, वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने तय किया, डिस्कस किया PCB से, और डोमेस्टिक क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स को हंट करने गए तो आकिब जावेद ने हर मुमकिन कोशिश की कि उनको स्मूथ सेलिंग ना दी जाए, हर्डल्स क्रिएट की। तो जब आपका अपना प्लेयर, अपना एक्स प्लेयर जो क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ी अच्छी हैसियत रखता है, और वो अगर आपको जो काम ना करने दे, तो फिर ऑब्वियसली फॉरेन कोचेस, तो फिर वो फॉरेन छोड़ के चला गया, आपको क्या हुआ? लॉस ही हुआ। और उस लॉस का नतीजा देख रहे हैं कि आज हम ना T20 में परफॉर्म कर रहे हैं, ना वनडे में, ना टेस्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया एक तगड़ी टीम, आपको नजर आएगा कि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, ये 6 बड़े नाम, कुछ फॉर्म की वजह से, कुछ अपनी स्ट्रेटेजी। आप एक नाम निकाल दें अहमद भाई, एक नाम निकाल दें। मिच मार्श टखने की इंजरी के बायस अब सिर्फ IPL के बाद यहाँ घूमने आए हैं पाकिस्तान, खेलेंगे नहीं वो फटीग फैक्टर आ गया कि आप अब जब इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे तो लोड मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए, खाली पैसा कमाना हल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा चूंकि मुझे ब्रेक पर थोड़ा सा जाना है, उससे पहले मैं जरा साबिर से भी एक बात कर लूँ। साबिर, जो मैंने पूरी रुदात बयान की, रो कर मैंने पूरी रुदात बयान की, अग्री करते हैं उससे? तो एग्री तो देखें करते हैं, मगर वही बात है कि हम अब बार जो है वो अफसोस भी होता है, क्योंकि अब जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन में काफ़ी शानदार अल्फाज में कहा कि देखें एक ही स्पोर्ट्स रह गई है, तो हम अपने यंग जनरेशन को एज अ पाकिस्तानी किस तरीके का जो है वो मैसेज दे रहे हैं। वो भी दिन हुआ करते थे जब हॉकी टेलीवाइज होता था, अपने बाकी स्पोर्ट्स की बात की, फ़ुटबॉल की अपने बात की, 78 साल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इस पर्टिकुलर जो आखिरी स्पोर्ट एक रह गई जिसको हमारी नेशन अच्छे तरीके से पसंद भी करती है, अपनाना भी चाहती है, हमारे खिलाड़ियों को प्रेज़ भी, क्रिटिसाइज़ भी करती है, मगर जिस तरीके से यह हो रहा है पूरे के 8-9 सालों में, देखिए कि हम जितना भी खिलाड़ियों को ब्लेम करें, आई थिंक ये ज़्यादती होगी। अगर ब्लेम करना है तो PCB मैनेजमेंट को करें, अगर ब्लेम करना है तो उन सिलेक्टर्स को करें कि जो पिछले 10-15 सालों से टीम बनने ही नहीं देते। बेतहाशा मिसालें हमारे सामने हैं। आप ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को जानबूझ के लेके आते हैं कि सिर्फ कुछ मैचेस के लिए लेके आते हैं, कुछ 1-2 सीरीज़ के लिए, उनको फिर हटा देते हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो पीछे जितने भी हमारे टॉप मैनेजमेंट के बंदे हैं, चाहे वो चीफ सिलेक्टर हों, चाहे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हों, चाहे हेड कोचेस हों, लोकल की बात करूँ ख़ास करके, अगर फॉरेन कोचेस भी आते हैं तो वो सिर्फ हमारे जो सरबराहान हैं हमारे, ख़ास करके पाकिस्तानी लोकल, उनका सुनते हैं। जो नहीं सुनते वो चले जाते हैं, चाहे गैरी कैस्टन हो, चाहे जेसन गिलेस्पी, उन्होंने नहीं माना वो चले गए। जो सुन रहे हैं वो आजकल यहाँ पे हैं, जिन्होंने आजकल क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं रिजवान की कप्तानी के ऊपर। तो देखें फ़हीम अशरफ लोग, हुसैन तलत लोग, उनको आप लेके आते हैं, 4-6 महीने के बाद फिर उनको हटा देते हैं।
फ़हीम अशरफ 2018-19 में लेके आए। खुशदिल का भी नाम ले, फिर ले आते हैं सर। बेतहाशा नाम ले सकते हैं ना। आपने अभी बात की 2022 से 2021 से लेके 2026 तक एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, 8 इवेंट्स हम खेल चुके हैं। 8 के 8 इवेंट्स में आपके शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह तीनों बॉलर्स हैं। और मैं से आप लिखवा लें, मैं हल्फन कहता हूं कि 2027 में ये तीनों ही होंगे। और मतलब हम 8 के 8 इवेंट में से कई के तो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे। एग्जैक्टली सर। इन तीनों को PCB ब्रेक भी देता है, उनके जो है उनको NOCs भी देता ब्रेक है। के बाद इस पे हम बात करेंगे। ये जो इन्होंने बात की, मैं जरा एक स्टैट आपके सामने रखता हूं। 2019 से 2026 टिल डेट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 68 डेब्यूटेंट्स हैं हमारे क्रिकेट के, 68 कैप्स हैं। कहाँ गए वो 68 प्लेयर्स? क्या वो बेंच का हिस्सा बने? क्या वो आपको नजर आते हैं ऑन एंड ऑफ, या वही 7-8 परमानेंट हैं और बाकी रोज घूमते रहते हैं? ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। बड़ी डिटेल डेब्यूटेंट्स पे बात चलने के लिए। उरूज डेब्यूटेंट्स 2019 से 2026 68 प्लेयर्स को हमने डेब्यू करवाया है। और यकीन करें 68 में से ना 60 गायब हो गए, को 8 ही हैं और उनको मुसलसल मौका मिले जा रहा है। वो वही हैं, खुशदिल हो गए, सुसैन तलत हो गए। और आप देखें क्या लकी हैं हसन अली, काउंटी में जाके स्कोर करते हैं, मैच जितवाते हैं, बैट छोड़ते हैं ऐसे करके। इधर हम मैच हार गए, टेस्ट मैच, ना हमारी टेल से बैटिंग हो सकी, ना हमारे बॉलर से बॉलिंग हो सकी। ये भी एक रिसेंटली एक इवेंट हुआ है वाइटैलिटी ब्लास्ट में, जहाँ पे हमारे कुछ प्लेयर्स खेल रहे हैं और वहाँ पे उनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत अच्छी होगी। लीग्स में हमारे प्लेयर्स की कारकर्दगी बहुत अमेजिंग होगी। वो वहाँ पे विकेट्स लेंगे, वहाँ रन्स करेंगे, तो वहाँ क्यों लेंगे? फील्डिंग इधर बहुत क्यों अच्छी नहीं होगी। खेलते? यही इस सवाल का जवाब हमें कौन देगा कि क्या हो जाता है। मैं ये सवाल पूछ कर थकें, क्या हो जाता है जब आप अपने मुल्क को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आप क्रिकेट खेलना भूल जाते हैं। मतलब ये जो डेब्यूटेंट्स जो आए थे, इनमें से किसने इनसे पूछेंगे नहीं देते ना हम लोग। उरूज जो 60 गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं उनका वो कौन थे बेचारे, कब आए। एक मैच खेला हुरैरा, वो टेस्ट का हमारा बहुत एक बड़ा प्रोस्पेक्ट कहा जा रहा था, हुरैरा को गायब कर दिया हमने, उसको मौका भी सही नहीं दिया। मतलब उस पर इतना प्रेशर, आज ये एक मैच में नहीं खेला, बाहर करो इसको। खुशदिल कई मैच नहीं खेला, बार बार खेल रहा है। किस को काशिफ अली का नाम याद है? हाँ, जिन्हें डेब्यू किया था बहुत अच्छे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। लोगों को याद नहीं होगा कि वो कौन है। फास्ट बॉलर थे जिनने हमारे लिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एट होम डेब्यू किया था। तो ये आमिर जमाल, ये हो गए जो ऑलराउंडर्स, ज़्यादातर ऑलराउंडर्स होते हैं जिनको लेके आते हैं कि वो हमें या तो बैटिंग में या बॉलिंग में या किसी न किसी तरीके से हमें कुछ कंट्रीब्यूट करके देंगे। और अगर करके भी दें, फिर ये सवाल आ जाता है कि अगर कर की भी दें, उनका डेब्यू अच्छा गुजरे और अच्छा किया हो। मुझे याद है जब कामरान गुलाम ने जब बाबर आजम को टेस्ट में रिप्लेस किया था और उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी अगेंस्ट इंग्लैंड एट होम, तो इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट। ग्रेट स्टार्ट डज नॉट मैटर। यही है कि सिलेक्टर्स और जो हमारे भारतीय मैनेजमेंट है उनसे पूछें, ये सवाल पूछें उनसे कि ये जो चेंजेस आप कर रहे हैं, ये जो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, जो नए लोगों को ला रहे हैं और वो आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? आपको पता है ये सवाल मैं पूछूं तो मुझे पता क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यही इशू है कि इन सवालों को जवाब नहीं दिए जा रहे जो हमारी करंट मैनेजमेंट और सेटअप है, चाहे वो टेस्ट मैनेजमेंट हो जिसमें सरफराज अहमद हैं, जिसमें असद शफीक हैं, ये हमारे जो मेंबर्स हैं, ये कोशिश कर रहे हैं इन सवालों के जवाब देने के। या तो वो सवालों के जवाब जो हैं अनसेटिस्फैक्ट्री होते हैं, दे डोंट मेक एनी सेंस। अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म किया गया था शान मसूद की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे हमारे टेस्ट कैप्टन के, कि जो जवाब वो दे रहे हैं दोज आर नॉट आंसर्स। आप जो चीज़ें कह रहे हैं ये कोई भी कह सकता है, ये तो कोई AI भी कह सकता है। और अब इधर अगर आप चेक करें वाइट बॉल, हमारे जो माइक हैसन जो हमारे कोच हैं, जिनकी आई थिंक उनकी टेन्योर रहेगी 2027 ODI वर्ल्ड कप तक, जो ही वो वापस आए हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीडिया टॉक हुई है, हर कोई बात जो उन्होंने की है उससे कोई भी उससे कॉन्फिडेंस नहीं मिला। रिजवान के हवाले से जो क्या इस पे करें बात, बिल्कुल करें। उन्होंने कहा जी वेस्ट इंडीज में ही हमने सोच लिया था, आप सोचे उरूज, और फिर उनको पता लग गया कि रिजवान जो है वो कप्तान अच्छा नहीं है, उसको कप्तानी से इसलिए हटा दिया क्योंकि वो कप्तान अच्छा नहीं है। अच्छा, शाहीन को एक सीरीज के बाद हटा दिया हमारे सबने मिलके कि हाँ नहीं इससे कप्तानी नहीं, फिर कप्तानी दे दी शाहीन को। सलमान अली आ गए, इन सबको पता लग गया बहुत कमाल का कप्तान है T20 का, जिसकी जगह भी नहीं बनती। क्या है ये, मुझे समझ नहीं आता। आपको आता है उरूज? ये जो इशू है ना कप्तानी का और जो विकेट कीपर, ये इस चीज़ पे मुझे बहुत गुस्सा आता है कि जो विकेट कीपर बैट्समैन का जो इशू है, ये इशू नहीं होता अगर हमारी प्लानिंग होती बिहाइंड द सीन्स बाय द मैनेजमेंट कि रिजवान के बाद हमारे पास कौन है। ये हमने खुद ही अपने आप को इस मुश्किल में डाला है कि हमारे पास अगर मोहम्मद रिजवान रन्स नहीं कर रहे, विकेट कीपिंग नहीं कर रहे, कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे, तो हु इज़ हिज बैकअप? हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? हमने खुद ही अपने आप को इस मुश्किल में डाला है। तो इस चीज़ में बहुत गुस्सा आता है कि दिस इज़ द लैक ऑफ प्लानिंग, जिसकी वजह से हम खुद ही अपने आप को फंसाते हैं, खुद ही अपने आप को उस्मान खान की तरह का हमें प्लेयर, नो ऑफेंस
ऑफेंस इस्तेमाल करना पड़ता है, गाजी गौरी को क्यों हम यहाँ पे लेके आए हैं, रोहेल नज़ीर हमारे पास था इन द बैकग्राउंड, व्हाई डिडंट वी पे अटेंशन टू हिम, साथ बेग के साथ क्यों नाइंसाफी हो रही है, हम खुद ही अपने आप को क्यों मुश्किल में डालते हैं। बहुत सारे नाम लिए, इस सवाल अच्छी के बात जवाब है, बहुत अच्छे से नाम ले लिए। साबिर साहब जरा रिजवान वाली बात ज़रूरी है, हम सारे करेंगे इस पे बात। सर पहले आप रिजवान की बात जो माइक एहसन साहब ने अभी की है उससे हट के भी कुछ और भी बातें हैं। देखें अच्छा, मैं रिजवान के फेवर में मैं अपने सुनने वालों को भी बता दूं सर, देखिए मैं इस वक्त फेवर में इसलिए नहीं हूं, जब रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा था हम उसके साथ थे। रिजवान को जाना चाहिए डोमेस्टिक में, टाइम ले, किसी यंगस्टर के लिए जगह छोड़े, लेकिन रिजवान की रिप्लेसमेंट गाजी गौरी आ जाए तो वो फिर अजीब हो जाएगा मामला। सर यही तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी डेवलप नहीं करना जानते। वाइस कप्तान हमने अभी शायद अनाउंसमेंट कर, मगर माइक एहसन साहब कह रहे हैं कि वो तो पिछले 1 साल से वाइस कप्तान है, ठीक है, सलमान अली आगा, मिसकम्युनिकेशन भी है और अंदर अंदर इससे ये जाहिर होता है कि नीयतें आपकी बाहर जाहिर हो रही हैं। सो मैं माजरत के साथ, मगर ये खुदारा आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। आपको पता है जब कैप्टन हटा था, मैं अहमद भाई एक ऐसी बात आपके सामने रखता हूँ सारों के, जब कैप्टन हटा था तो आपको याद होगा एक टीम अनाउंस हुई थी जिसमें सिलेक्टर सामने नहीं आए थे, बल्कि मीडिया के लोग और सीईओ साहब सामने आ गए थे। तो उस टीम में लोगों ने पूछा था कैप्टन कौन है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, रास्ते में आते हुए उनको एक मैसेज आया कि हाँ बस सलमान अली आगा, खाली सलमान अली आगा लिखा हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा यही कप्तान है, उनको पता ही नहीं था कि कप्तान कौन है। ऐसे हमारा कैप्टन बना है। चल इसको नोबडी कैन चैलेंज दिस। असलान साहब फिर किससे पूछें? मोहसिन नकवी साहब से भी नहीं पूछ सकते, ठीक है ना, ये हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है। हमने तो देखे उनको जितना प्रेज़ किया जब वो नए नए आए थे, हमने कितना खुशी का इजहार किया था यार उनके पास प्रॉपर 3 साल का टाइम होगा। उनसे पहले जितने चेयरमैन साहब आए थे उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं था, अभी इलेक्शन जीत के प्रॉपर तरीके से, हमने कहा 3 साल का इनके पास टाइम होगा। इनकी जो एडवाइजरी टीम होगी, इन्होंने भी सो कॉल्ड एक्स क्रिकेटर्स को लेके आए, कुछ और बंदे लेके आए, मगर देखें वो नाकाम हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब जो हैं चेयरमैनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नाकाम हुए। उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से। यार मैं एक बात बताऊं, जो चेयरमैन का काम था, मुझे नहीं लगता कि बतौर चेयरमैन, मैं थोड़ा सा इससे आपसे डिफरेंट बात इसलिए करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स उनके बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में वो काम करवा लिया जो भारत तबाह कर गया था, चैम्पियंस ट्रॉफी, एशिया कप उन्होंने मीटिंग बांग्लादेश में करवा ली, भारत ने तिल का जोर लगा लिया। उसके बाद पाकिस्तान टीम, वुमेन टीम वहाँ नहीं गई और मैचेस हमने करवाए। पाकिस्तान टीम श्रीलंका गई, पाकिस्तान टीम ने बायकॉट। देखिए जो चेयरमैन के एडमिनिस्ट्रेटिव, चेयरमैन ने एक टीम लगाई है और वो टीम है काबिल भरोसा आकिब जावेद साहब एंड कंपनी की। मैं ज़रा इस पे आप लोगों से बात करता हूँ, आप अग्री करेंगे अहमद भाई इस बात से? देखिए मैंने प्रोग्राम के आगाज में ही कहा कि कोई थॉट प्रोसेस आपको नजर नहीं आता, इस तरह बोर्ड चलाए नहीं जाते, प्रोफेशनलिज्म का फुकदान नजर आता है कि इतने आपने कहा 68 डेब्यूटेंट्स, या तो उनको पहले गलत पिक किया या उनको ड्रॉप करना गलत है। जवाब क्रिकेट बोर्ड ही देगा। हम पाकिस्तान के उस टैलेंट को जो पाकिस्तान सुपर लीग में डिलीवर करता है अंडर 19 के, उसको अगर हम कहें कि नहीं अब वक्त पे चांस देंगे जब उसका पीक का है, अंडर 19 से कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है ना, तो वो रॉ टैलेंट है और उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना चाहिए। समीर मिनहास और फरहान यूसुफ, अगर मैं बैटिंग लाइनअप की बात करूं, इन दोनों को मैं इस स्पॉट में देखना चाह रहा था। इनको क्यों नहीं पिक किया गया, इसके रीजन शामिल हुसैन का कंपैरिजन। सर आई थॉट अली रजा वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। मैं वही बता रहा हूँ, शामिल हुसैन का कंपैरिजन अली समीर मिनाज से करें, मैं उसको पिक करूंगा। मास सदाकत का कंपैरिजन फरहान यूसुफ से करें, मैं उसको पिक करूंगा। फास्ट बॉलर में तो शाहीन हारिस, इनको तो मैं खैर टीम में भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये जीते हुए मैच तोहफे में दूसरी टीम को दे देते हैं। तो जब ऐसे टैलेंट आपके पास हो तो फिर अली रजा कैसे जगह बनाएगा, फिर अब्दुल सुभान कैसे पाकिस्तान टीम में आएगा, फिर वो परफॉर्मेंस जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसे आएंगे। फिर पाकिस्तान यही होगा, अगर रेशियो अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का देख लिया जाए तो 70 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता है और पाकिस्तान सिर्फ 34। कोई कंपैरिजन नहीं नजर आता। इन पाकिस्तान 8 ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 7 पाकिस्तान ने। लेकिन 2022 की जो सीरीज थी, वो पहला मैच पिंडी में हमारे, और उसके बाद कैरेक्टर शो किया, बाबर ने सेंचुरी भी की, अगले 2 मैचेस हम जीत के हमने सीरीज 2-1 से जीती। तो ऐसी टीम चाहिए जो लड़ती हुई नजर आए। ये नहीं कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद आप ये समझ लें कि दूसरी टीम से हम जीत नहीं सकते। जब आपने माइंड को ये मैसेज दे दिया तो फिर आप तो मैच नहीं खेलेंगे। और ये मैसेज कहाँ से आता है? ये मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी से आएगा कि आपने तलवार नहीं लटकानी प्लेयर के ऊपर।
अच्छा चले, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मशीनरी है ना, उसके मुख्तलिफ पुर्जे हैं। ये जो CEOs हैं सारे, और जो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस रहे हैं सारे डोमेस्टिक को लेकर, जो एकेडमीज देख रहे हैं वो लोग, जो टैलेंट लेकर आ रहे हैं सिलेक्टर्स वो लोग, ये सारे भी तो किसी तौर पर जवाब दें ना कि डायरेक्टली। मैं कहता हूँ चेयरमैन ने रख दिए बंदे वो रख दिए जी जो लाहौर कलंदर की टॉप चीज़ बनाकर आए थे, बड़ी उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम किया था। ब्रेक के बाद ज़रा आप सिलेक्शन पर भी बात करेंगे, जो टीम सेलेक्ट हुई है। एक ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ज़रा जल्दी से साबिर साहब, टीम सेलेक्ट हुई है आपके सामने, यंगस्टर्स को मौका मिला है, शामिल को मिला है, मास सदाकत को मिला, बहुत अच्छी बात है। अब्दुल समद, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब्दुल समद की हमें ज़रूरत एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर अब तक हमें कोई फिट होता बंदा नहीं नज़र आता था, 5वां 6वां और 7वां। तो चले अब्दुल समद आ गया। अब्दुल समद, शामिल, मास सदाकत, अच्छे लड़के आए हैं। समीर मिनास, अली रज़ा वगैरह ये सब मिसिंग है, लेकिन बहरहाल यंगस्टर्स आए हैं, तो अच्छी बात है। रोहेल नज़ीर आया, बड़ा खुश हूँ मैं। जी, रोहेल नज़ीर का आना काफ़ी खुशाइंद है, क्योंकि डिज़र्व करते थे। कितना डोमेस्टिक में उन्होंने अपने आप को एक किस्म का टाइम दिया, उन्होंने परफॉर्म भी किया काफ़ी अर्से से। आई थिंक वो डिज़र्व काफ़ी साल पहले करते थे पाकिस्तान टीम में जगह, मगर जिस तरीके से सरफराज को हटाया गया था, तो आई थिंक रिजवान से पहले रोहेल को आना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं अब देर आए दुरुस्त आए। तो हमारा एक मुआशरे का भी ये प्रॉब्लम है कि हमारे कुछ स्पोर्ट्स चैनल्स पे होते हैं कुछ एंकर हजरात भी, कुछ जर्नलिस्ट भी, वो ऐसे जिस हवा का रुख चलता है उस पर चल पड़ते हैं। काफ़ी लोग अभी यंगस्टर्स की बात करते हैं, कभी जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं असलान साहब, उस पर कोई नहीं बात करता। मूसा खान का क्यों नहीं नाम ले रहे थे? हर कोई अली रज़ा का नाम ले रहा है, यंग बच्चों का आप नाम ले रहे हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे हैं पूरे 1.5 साल, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? यही हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो रीलें चल रही होती हैं, जो सोशल मीडिया की जो हवा चल रही है, तो एक नाम लेके हम लोग बात कर रहे हैं। एक नाम रह गया, बोले शाहनवाज दहानी, मुश्ताक कल्होड़ो था, मूसा खान था, ये वो लड़के थे, हमीर हमजा था। टेस्ट मैचेस में इनकी जगह बनती है। अभी अजान अवैस ने जो 2025 में 8 सेंचुरियां बनाई डोमेस्टिक में, अभी इन पिचेस पे उसी ने परफॉर्म करके दिया। रिजवान, शाहीन और जितने भी आप ये नाम ले रहे हैं, इन्होंने कहाँ खेली डोमेस्टिक क्रिकेट? इनको आप क्यों बार बार लेके? मोहसिन नकवी साहब को ये नजर नहीं आता? हमने कितनी तारीफ की है, मगर अफसोस मुझे उनके ऊपर होता है क्योंकि वो नजर क्यों नहीं रख रहे? अभी ठीक है, अभी आप बात करते हैं इस पर्टिकुलर टीम की। अगर आपने 16 लड़के सिलेक्ट किए हैं, खुदारा इन्हीं 16 को आप आगे आने वाले साल के लिए उनको रखें। अगर आपने सिर्फ 3 मैचेस के लिए रखा है तो मुझे अगेन अफसोस। अच्छा, जो यंगस्टर आए हैं उस पे खुश है ना? सर नहीं, सर खुश तो मैं पहले भी था ना, खुश तो मैं पहले भी था। आपने यंगस्टर्स को वही बात है, चांस कहां से देते हैं? अब नहीं देंगे। यकीन देता हूं कि ये हट जाएंगे। इन्हीं यंगस्टर्स पे थोड़ी सी हट जाएंगे। शॉर्टली शामिल पर सुफियान की वापसी, रोहेल नज़ीर है, गाजी गौरी भी वहां पर है, ठीक है, यंगस्टर है, खेलेगा, अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करे, मेरी दुआएं हैं। मास सदाकत भी, अहमद दानियाल बहुत अच्छा बॉलर है। देखिए, यंगस्टर बिल्कुल इंडक्ट होने चाहिए। हमें अपने जो है ना पूल ऑफ प्लेयर्स वो तैयार रखने चाहिए, ताकि प्लेयर जो है वो ये ना समझे कि उसकी जो रिप्लेसमेंट है नहीं है, वो अच्छा करे बुरा करे और वो खेलता जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिर्फ क्राइटेरिया परफॉर्मर का, अगर आप नहीं परफॉर्म कर सकते तो बात, यंगस्टर को मौका दें, लेकिन यंगस्टर के साथ थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। मैंने एक वर्ड यूज किया था, जब तक प्लेयर के सर के ऊपर तलवार लटकती रहेगी और उससे फेयर मिलेगा। देखिए, आपने आइडेंटिफाई किया उसकी परफॉर्मेंस को, उसके टैलेंट को। हो सकता है वो नाकाम हो एक आध मैच में, लेकिन टैलेंट मुझे नजर आता है। सईद अनवर का रिकॉर्ड आपको याद होगा कि पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में वो 0 पे आउट होता, लेकिन टैलेंट नजर आ गया था। एंड देन ही वेंट ऑन टू स्कोर 16 सेंचुरीज, 20 सेंचुरीज इन वनडे इंटरनेशनल। तो बहुत बड़ा प्लेयर सईद अनवर। टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और फिर उसके साथ पेशेंस का मुजाहरा करना, उसको बनाना। देखिए, टैलेंट आपको मिल जाता है, उसको बनाया जाता है। बनाया किस तरह जाता है? इंतजामुल हक डर रहे हैं कि जी मैं नहीं खेल सकूंगा, मेरी तबीयत खराब है, कैप्टन उसे कह रहा है तुम खेलोगे और तुम ही स्कोर करोगे। मतलब वो इसको कह रहा है कि मैं तुम पे रिलाई कर रहा हूं, मेरे मेन प्लेयर। तो कैप्टन और मैनेजमेंट अगर प्लेयर को कॉन्फिडेंस देगी तो वो अपना टैलेंट का बेहतर मुजाहरा करेगा। एक चीज बताऊं आपको, उस वक्त जो आंख थी वो जावेद मियांदाद जैसी आंख थी, कमाल की। लड़कों को ढूंढ के लाके कैप्टन को पकड़ाता था, कैप्टन उनमें से एक आधा देखता था। सबकी स्टोरी देख ले, वसीम अकरम समेत। वकार यूनुस को बुला लिया गया था डोमेस्टिक के एक मैच से देख के कि यार ये जी जल्दी से साबित। सर 1984 में जब वसीम अकरम आए थे तो 1992 में क्या परफॉर्मेंस थी, 1989 में जब वकार आए थे तो 1993 की क्या परफॉर्मेंस थी। यानी उनको 5 साल आने के बाद शाहीन शाफरीदी को देख ले 8 साल हो चुके हैं, हारिस रऊफ को देख ले 7 साल। जी मैं तो तरस गया हूं, कोई इंटरनेशनल किसी एक फॉर्मेट में 100 विकेटें ले ले, वो 400 लेके बैठे हैं। तो सर इनकी परफॉर्मेंस निखार आना चाहिए ना। सर जी जल्दी से, टाइम कम है अहमद भाई जी। असलाम का रीजन है,
हम जिस एरा की बात कर रहे हैं उसमें T20 नहीं थी। अभी जो क्रिकेट को सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है वो T20 क्रिकेट दे रहा है। अच्छा अहमद भाई, मैं इस बात से नहीं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा नुकसान हमारी सोच दे रही है, वरना 3-4 टीम्स हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनकी T20 भी जीते जा रहे हैं, वो टेस्ट भी जीते जा रहे हैं, वो वनडे भी जीते जा रहे हैं। उरूज, जल्दी से आपका व्यू इस पे। मेरा व्यू इस पे यही है कि जो अभी जो बहुत जल्दी हमारे ओडीआईज होने लगे हैं, इसमें मैं अहमद दानियाल, अरफात मिन्हाज, सुफियान मुकीम और अब्दुल समद, इनको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे ओपनर्स में इंटरेस्ट नहीं है। ओपनर्स की हमारे पास बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हमें फास्ट बॉलिंग ऑन ऑनर्स, स्पिन बॉलिंग ऑन ऑनर्स और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए और मिडिल ऑर्डर बैटर्स चाहिए। तो इनको मैं बहुत और से देखूंगी। मैं भूल गया था, बहुत अच्छा किया आपने उसका नाम लिया, और बस उसके भाई को खिला लेते तो मुझे और खुशी होती। इंजरी से आ रहा है, नसीम शाह इंजरी से होके आ रहा है, पता नहीं कैसे परफॉर्म करेंगे, 50 ओवर का फॉर्मेट है। आ रहा है इस पे एक शॉर्ट सा कमेंट उरूज जल्दी से। नसीम शाह इंजरी से वापस आ रहे हैं, वो उनको क्योंकि अगर दो स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स शाहीन और हारिस और उनके साथ एक ऑलराउंडर होगा फास्ट बॉलिंग, तो या तो हारिस की जगह नसीम आएगा या अहमद दानियाल की जगह। उसको आई थिंक वो तीनों ओडीआईज नहीं खेलेगा, तो जब भी वो कोई खेलेगा तो आई एम एक्साइटेड टू सी इफ ही इज रिकवर्ड। ओके अहमद भाई, यही सवाल जो साबिर वाला है आपसे, नसीम इंजरी से आ रहा है, हारिस को उरूज ने स्पेशलिस्ट कहा है, पीएसएल में इंजर्ड हुए, उरूज ने कहा है, मैंने नहीं कहा भाई। देखिए, नसीम का इंजरी से आना एक रूटीन बन चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या नसीम खुद पाकिस्तान से मजाक कर रहा है। देखिए, अभी आपको नजर आएगा फिर वो अनफिट हो जाएगा, तो नसीम की रिप्लेसमेंट नहीं है यार। हुनैन शाह उसका भाई उससे अच्छी फिट लाख दर्जे कमाल की बॉलिंग की है अभी उसने, और डेथ ओवर तो करके दिखाए हैं। वो इस सवाल के जवाब में कौन देगा कि हुनैन शाह और अली रजा को क्यों नहीं मौका दिया इतनी परफॉर्मेंस के बाद? इस सवाल के जवाब कौन देगा? मैं दूंगा आपको। आपके प्रीमियर्स है ना, प्रीमियर तो भाई प्रीमियर है, उनको हटाएगा कौन? ये इसका सवाल का जवाब है। अहमद भाई, नसीम शाह से एक्सपेक्टेशंस हैं? नहीं, मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन, फिटनेस का इशू है। मुझे उसको देखिए, जब भी वो बाउंड्री पे जाता है, फील्ड करता है, अगर आप उसकी बाउंड्री की थ्रो चेक कर लें तो हमेशा अपने शोल्डर को पकड़ लें, तो आप फिजिकली फिट ही नहीं है। और उससे ज्यादा लोड दे दिया जाए तो उसका कभी काफ मसल, कभी हैमस्ट्रिंग, कभी रिब केज, कुछ ना कुछ वो इंजरी प्रोन है, और उसको रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट चाहिए। अब दुनिया के बाकी एथलीट प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, उनकी अपनी स्टेक होती है। बहुत अच्छे अहमद भाई, बहुत अच्छे। चूंकि आप खुद बॉलर रहे हैं ना, तो आपसे बेहतर ये चीज कोई नहीं समझता। साबिर, यही बात मैं अगर कहूं, जैसे बुमराह 9 मंथ आराम से बैठा रहा, एक मैच नहीं खेला, और आके खेला तो फिर क्या खेला हो। खैर साबिर साहब जल्दी से। सर बस मैं यही कहूँगा कि खुदारा, अगर आप पाकिस्तान की बार बार बात करते हैं ना, तो खुद से सिंसियर हों, तब आप मुल्क का सिंसियर होंगे। अगर खुद से सच्चे नहीं है तो आप मुल्क का सच्चे नहीं हो। जल्दी से आखिर एक बात कह लूं कि आई एम प्रीटी श्योर कि हमारा एक नया फिजियोथेरेपिस्ट आने लगा है, क्लिफ डीकन, जो हमारे प्रीवियस थे, विद अ न्यू वन। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक नया फिजियोथेरेपिस्ट से शायद इंप्रूव फिटनेस हो हमारे फास्ट। उससे काम पहले बहुत अच्छा किया हुआ है, उससे पहले बहुत अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन हमें एक साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है। वैसा नहीं जैसा 2023 के वर्ल्ड कप में ले गए थे, उनको तो खुद एक की ज़रूरत थी, और वो खुद साइको के चला गया था। वही उनको खुद एक की ज़रूरत थी, तो वो नहीं, हमें एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अच्छा जी उरूज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साबिर साहब थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी डिटेल डिस्कशन, ईद से पहले एडवांस ईद और ईद के प्रोग्राम्स ज़रूर देखिएगा। सच टेलीविजन के बड़े मज़े के ईद के प्रोग्राम्स होने वाले हैं, और ईद के बाद आपसे रेगुलर शो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। एडवांस में आप सबको हम सबकी जानिब से ईद मुबारक।